हाँ जी। तो हाय एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आप इसको सिंपल वर्ड में वन शॉट रिवीजन भी बोल सकते हो। आजकल वन शॉट रिवीजन जो आप देखते हो ना, वही वाला सेम रिवीजन करने वाले हम लोग। पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स के अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल 6 टॉपिक्स। टोटल हमें 6 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर्स ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और कई बच्चों को क्या है ना कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता है, और यू कैन से कि बहुत बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बट ऐसा है नहीं, काफ़ी आसान है अगर उसको सही से समझते हो तो। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, कौन सा चैप्टर नंबर 4 है आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। एक काम करो, ये चैप्टर नंबर 5 नहीं है बल्कि ये है चैप्टर नंबर 4 ना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर नंबर 4 है, और इसके पहले चैप्टर नंबर 3 जो था वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर था। और इसके नेक्स्ट वाला जो दो चैप्टर्स है, चैप्टर 5 और 6, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चारों चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे रीवैल्यूएशन अकाउंट तो एकदम डिट्टो सेम करना है, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझो, क्योंकि ये चारों चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें सेम रहेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बिल्कुल सेम रहेगा आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम है। सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक अलग है, और इसमें जो न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं वो भी अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग कैलकुलेशन होता है। फार्मूला सेम ही रहता है वैसे। मीनिंग अलग पढ़ना है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेनली जो रीवैल्यूएशन है और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम ही है चारों चैप्टर्स में। कौन कौन से? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर नंबर 3 अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चारों चैप्टर्स में ये सेम टॉपिक है, राइट। तो टोटल 5 ही टॉपिक्स पढ़ना है। मीनिंग, रेशो पढ़ना है, हमें कैलकुलेट करना सीखना है, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें सीखना है, ये मेन है। इसके अंदर बहुत टाइप के ट्रीटमेंट है, राइट, एडमिशन वाले में। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना सीखना है, एंड एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल वाला। ये दोनों में सेम ही चीज़ें हमें बनाना है। फ़र्क सिर्फ ये है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलेगा ना तो कैपिटल का जो बैलेंस सीडी होता है उसे हमें एडजस्ट करना होता है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहला है आपका मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो मीनिंग क्या होता है सुनो। तो सबसे पहली बात, मीनिंग जो है आपका सेक्शन 31 ऑफ दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। तो आपको सेक्शन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। एडमिशन का मतलब सिंपल वर्ड में क्या होता है, अगर मान लो पहले से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, 2 जने, 4 जने, 5 जने मिलके पहले से ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते आ रहे हैं या कोई बिजनेस करते आ रहे हैं ऑलरेडी, अब उसमें किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दे देते हैं तो उसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं। अब यहाँ पे सुनो, क्लास 12th में आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है, मतलब कि सिर्फ एक ही पार्टनर का एडमिशन सीखना है। इन रियलिटी सिर्फ एक पार्टनर का एडमिशन भी हो सकता है, और एक साथ 2 पार्टनर, 4 पार्टनर, 10 पार्टनर भी एडमिशन ले सकते हैं। सेम रिटायरमेंट के केसेस में भी होता है, एक साथ कई पार्टनर भी रिटायर हो सकते हैं। बट आपको क्लास 12th में अभी फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, तो सीबीएसई ने कहा भाई अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको आसान वाली चीज़ पहले सिखाते हैं, बाकी की चीज़ें आपको हायर लेवल में पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, राइट। तो अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे कोई आपका ये पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें ए और मिस्टर बी ये पहले से पार्टनर्स हैं। अब मिस्टर सी जो है ये भी एडमिशन चाहता है इसमें, तो सी ने ए बी से कहा, सी कह रहा है ए बी से, ए बी मेरे को भी इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बना ले, मैं भी साथ में बिजनेस करना चाहता हूँ। अब ए बी दोनों अग्री कर जाते हैं, ठीक है जी, तो इसे एडमिशन कर लिया जाएगा। अब जैसे ही एडमिशन होएगा तो इसको ना 2 चीज़ें लानी पड़ती, एक तो कैपिटल का पैसा लाना होगा क्योंकि ए बी ने भी कैपिटल लगा रखा है, और साथ में कहता है हम बहुत साल पहले से पार्टनरशिप फर्म चलाते हुए आ रहे हैं, तो हमने इतना मेहनत जो करा है उसके बदले में क्या है, हम फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। जो पहले से चलते हुआ आ रहा है बिजनेस, हमने कुछ रेपुटेशन, कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रखी है जिसकी वजह से कस्टमर हमारे यहाँ आता है, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। तो हमारी मार्केट में कुछ गुडविल है, तो उसके बदले तेरे को गुडविल का भी हिस्सा लाना पड़ेगा, जो कि हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सिंपल ये होता है एडमिशन, राइट। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है, व्हेन अ पार्टनर, याद रख लेना, अ पार्टनर, अ न्यू पार्टनर
इज एडमिटेड इन अ रनिंग बिजनेस ड्यू टू, अब किस चीज़ के लिए एडमिशन करते हैं, तो अगर मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है और मेरे को पैसे ज़्यादा चाहिए, ए बी को मान लो पार्टनरशिप फर्म जो दुकान था इसके कई सारे ब्रांचेस खोलने हैं या इसको दुकान को और बड़ा करना है, बिजनेस बड़ा करना है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो नए पार्टनर को एडमिशन कर लेता है, 1 2 4 कितने भी एडमिशन कर सकता है, हमें यहाँ पे एक ही पार्टनर का एडमिशन सीखना है, राइट। तो इंक्रीज इन कैपिटल के लिए एडमिशन करेगा। सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना है, पैसे को बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है तो भी पैसे चाहिए, तो बिजनेस को बढ़ाना है तो, और साथ में अगर उतनी का ही बिजनेस है और कैपिटल और ज़्यादा करना है, इंक्रीज करना है तो भी। नेक्स्ट है टू अवॉइड कंपटीशन, मान लो सी जो था छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था, उससे हमें कंपटीशन फेस करना पड़ा था, जैसे ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीद लिया था सिंपल, या फिर आप समझ सकते हो टाटा ने जगुआर को खरीद लिया था ताकि टाटा मोटर और जगुआर वाले में क्या हो, वो कंपटीशन ना दे पाए, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो अवॉइड कंपटीशन के लिए, साथ में जो न्यू पार्टनर एडमिशन कर रहे हैं उसके पास कोई एक्सपर्टीज़ या कोई नॉलेज है तो उससे हमें बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है, तो उसके लिए भी क्या है हम लोग एडमिशन कर लेते हैं उस पार्टनर को। तो टू यूज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज इन दी ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, तो दीज आर द रीज़न बेसिकली। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, वैसे इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट मेनली जो है मीनिंग भी समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि भाई हम एडमिशन करते हैं तो क्यों करते हैं न्यू पार्टनर का, ऐसे तो नहीं करते। तो दीज आर द रीजंस, और भी हो सकता है इसके आगे भी ETC, ठीक है, और भी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, मेन आपको रीज़न मैंने बता दिया। तो इंक्रीज ऑफ कैपिटल के लिए, बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, अवॉइड कंपटीशन, और उसका जो नॉलेज या एक्सपर्टाइज होता है जो न्यू पार्टनर, उसका हम यूज़ करते हैं ताकि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं जी, नेक्स्ट है आपका सेकंड टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर में, इसके टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मेरे हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चंस आपके दिए होंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो भी सीखना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सीखना है। अब ध्यान से देखो न्यू रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो न्यू रेशो का फार्मूला जो होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो या ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ठीक है। रेशो की जगह पे आप चाहो तो शेयर भी लिख सकते हो, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ये सेम ही है, ये सेम ही फार्मूला है, बस रेशो की जगह शेयर लिख दिया और ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। जब हम 1:2:3 इस टाइप से लिखते हैं ना, जैसे हम लोग 1:2:3 ये 3 पार्टनर का रेशो लिख दिया, राइट, तो इसे अपन बोलते हैं क्या, रेशो। लेकिन इसी को अगर ए का शेयर बोलना है ना, ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना, तो हम लोग 1/6, 2/6 और 3/6 बोल सकते हैं सी का। इसे बोलते हैं शेयर, इसे बोलते हैं रेशो, ठीक है, समझ में आ गया। होती एक ही चीज़ है, क्योंकि ये रेशो से ही शेयर बना है और शेयर से ही रेशो बनता है, करेक्ट है जी। तो मैथमेटिक्स में रेशो वाला चैप्टर सीखा ना, तो इस फॉर्म में लिखते हैं रेशो हो जाता है, इस फॉर्म में लिखते हैं वो क्या हो जाता है, शेयर होता है। तो 1 + 2 + 3 इन तीनों को जोड़ा तो 6 आ गया, तो इसलिए ए का कितना शेयर हुआ, तो 1/6, 2 का हो गया 2/6 एंड 3 का सी का हो गया 3/6, ये शेयर कहते हैं। और इसी को अगर 1/6 रेशो 2/6 रेशो 3/6 लिखोगे तो ये जब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 1:2:3 ये रेशो के फॉर्मेट में बन जाता है। तो ये होता है रेशो और शेयर, और कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड प्लस गेनिंग। अब ध्यान सुनो, इसका मतलब भी क्या है। देखो अगर मैं कहता हूँ कोई मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है और बी है, इन दोनों के टोकरी में मान लो 10 एप्पल है, ओके 10 एप्पल है। अब ये दोनों 5-5 एप्पल शेयर कर रहे हैं। अब मान लो सी जो है एडमिशन करेगा, सी एडमिशन कर रहा है, सी को एडमिट कर लिया हमने, और सी एडमिट करा ना, तो सी को ए बी ने कहा देख भाई तू आएगा ना तो एप्पल तो 10 ही मेरे पास, तेरे को हम 3 एप्पल देंगे, तो इसी में से 3 एप्पल देगा, राइट ना। तो ये 10 में से ये 3 दे देगा, और ये पुराने ये 5-5 ले रहा था, तो अब इसके पास कितना बचेगा, मान लो ये 4 दे रहा है, 3 की जगह 4, तो बाकी 6 जो बच गया 6 एप्पल, उसको ये इक्वल बांटेगा अगर, तो 3-3 बांटेगा। तो ये कैसे हुआ, देखो सुनो भाई, ये जो ओल्ड वाला था ना 5:5, इसमें से ये जो 4 एप्पल किसको दे रहा है, इसमें से 10 में से सी को मिल रहा है 4, कैसे 4, 2 दे रहा है ए और 2 दे रहा है बी, तो यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है ए और बी, किसके लिए, सी के लिए, ताकि सी का एडमिशन हो जाए। तो भाई अगर मुझे न्यू निकालना है, ये था ओल्ड रेशो 5:5, अब न्यू निकालना है तो 5 - 2 कर देंगे तो 3 आएगा, और इसमें भी 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका न्यू रेशो। अब गेनिंग क्या होगा, अगर मान लो
ये ए बी है, ठीक है जी, ये ए बी है। और जब सी का एडमिशन हो रहा है तो सी कह रहा है मेरे को तो 4 मिलेगा। अब ए ने कहा ये जो 4 है ना, एक काम करना, ये 4 जो है वो क्या करना, मेरे से 2 लेना और मेरे से 2 लेना। और साथ में ए कह रहा है बी तेरे को भी मैं अपने में से एक हिस्सा दे दूंगा, एक एप्पल दे दूंगा। तो इसमें से एक माइनस ये प्लस। तो अगर कोई गेन होता है गेन को प्लस करते हैं, अगर कोई सेक्रीफाइस होता है तो माइनस करते हैं। तो इसीलिए जब भी अपन न्यू रेशो निकालते हैं ना, तो गेनिंग रेशो ओल्ड में प्लस करना होता है और सेक्रीफाइसिंग को माइनस करना होता है। तो ये लॉजिक वाला फार्मूला है, कोई अलग से कोई फार्मूला रटना नहीं। तो न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड प्लस गेनिंग होता है। और अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो भाई सेक्रीफाइसिंग का क्या फार्मूला होगा, ये इसे राइट हैंड लिया इसे लेफ्ट हैंड लिया, ओल्ड माइनस न्यू कर दो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये सेम फार्मूला होता है और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाला होता नहीं, राइट। इसमें मेन समझना है कि जो क्वेश्चन आएगा ना उसे आप सॉल्व कैसे करते हो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखो, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए जो क्वेश्चन होएगा ना, वो 3 टाइप का क्वेश्चन देगा आपको और 3 तरीके से आप रेशो निकालना सीखना है हमें। 3 टाइप्स, ये मैंने इसको टाइप दे दिया। 3 के अलावा और कोई टाइप होता ही नहीं है। जितने भी रेशो के क्वेश्चन हैं, इन 3 टाइप को सही से समझ गए तो बस सारे रेशो के क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ये है ट्रिक। तो टाइप 1 वाला सवाल कैसा होता है, देखो टाइप 1 वाला क्वेश्चन ये रहा, टाइप 2 वाला ये रहा और टाइप 3 वाला। ये तीनों एक्चुअल में ये तीनों इलिस्ट्रेशन है आपके बुक का, और इसी के ऊपर बुक के अंदर अनसॉल्व क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेगा। देखो टाइप 1 वाला सवाल किसे बोलते हैं, देखो जी, देखो टाइप 1 क्वेश्चन कैसा है। तो टाइप 1 सवाल में क्या होता है, ए बी ओल्ड पार्टनर है, इनकी रेशो दी हुई है ओल्ड, और जो सी नया एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर 1/4 के लिए हो रहा है बस। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो मर्जी वो पूछ सकता है, न्यू एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग दोनों पूछ सकता है। न्यू आ गया तो सेक्रीफाइसिंग आसान है, ओल्ड माइनस न्यू कर लो। ओल्ड रेशो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमेशा, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस करते हुए आ रहे हैं तो उनका क्या रेशो है वो ऑलवेज दिया रहेगा। अगर इनफैक्ट कभी कभी क्वेश्चन में ना दे तो आपने क्या करना है, इक्वल अज्यूम कर लेना है। चैप्टर 1 में जो आपने सीखा था फंडामेंटल, इफ रेशो ऑफ पार्टनर इज नॉट गिवन वी अज्यूम इक्वल रेशो। तो ओल्ड तो हमेशा गिवन रहता है, नहीं देगा तो इक्वल मान लेना है। अब न्यू अगर निकाल लोगे क्वेश्चन में जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो, या अगर सेक्रीफाइसिंग दे दे तो भी आप न्यू निकाल सकते हो फार्मूले से, राइट। तो देखो टाइप 1 सवाल में ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का कितना शेयर के लिए एडमिशन हुआ वो देगा। टाइप 2 सवाल कैसा होता है, पहले क्वेश्चन समझते हैं टाइप, फिर उसके बाद सॉल्यूशन सिखा दूंगा आपको तो आसानी हो जाएगी। टाइप 2 वाले सवाल में क्या होगा, रवि एंड मुकेश आर पार्टनर्स, इनकी रेशो दी हुई है 7:3, इसमें भी ओल्ड दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है एडमिट अशोक, दे एडमिट अशोक, अशोक को एडमिट करा है कितने के लिए, 3/7 शेयर इन दी फॉर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, देखो जी, एडमिशन तो हुआ है अशोक का 3/7 के लिए, लेकिन ये 3/7 को 2/7 और 1/7, जब ये 3/7 है ना तो 3/7 में 2/7 एंड 1/7 इन दोनों को प्लस करोगे तो वही 3/7 है भाई, ठीक है जी। तो 2/7 और 1/7 ये किससे ले रहा है, रवि और मुकेश से। ओल्ड पार्टनर रवि एंड मुकेश जो है इससे इतना इतना हिस्सा ले रहा है, कौन, न्यू वाला अशोक। ऊपर वाले में सिर्फ दिया है न्यू पार्टनर का शेयर कितने के लिए आया है, सेकेंड वाले में हिस्सा तो दिया है लेकिन कितना कितना ओल्ड से ले रहा है ये भी इसने बता दिया। फ्रॉम, वर्ड इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम। टाइप 2 क्वेश्चन में फ्रॉम दिया रहता है। एंड टाइप 3 में क्या होता है, आर एंड एस पार्टनर्स है 5:3 के लिए, टी ज्वाइंस द फॉर्म एज अ न्यू पार्टनर, आर गिव्स 1/20 शेयर किस चीज़ का, ऑफ हिज, एंड एस गिव्स 1/24 ऑफ हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू आ जाएगा तो सेक्रीफाइसिंग निकाल ही लोगे। अब इसमें क्या है, देखो इसमें फ्रॉम दिया हुआ था कि रवि से 2/7 ले रहा है अशोक एंड मुकेश से 1/7 ले रहा है कौन, अशोक। लेकिन इसमें कह रहा है आर जो है ना, आर कितना 1/20 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या है भाई, आर जो है टी को 1/20 ऑफ हिज, जो उसका पुराना है उसके हिस्से का इनटू करने के बाद, ऑफ हिज का मतलब मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है जी। और एस जो है दे रहा है 1/20 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर कितना है, एस का 3/8 और इसका कितना है, आर का 5/8। तो 5/8 का 1/20 हिस्सा देगा और 3/8 का 1/24 हिस्सा देगा किसको, टी को, दोनों मिलके। तो ये टाइप
थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशंस कैसे करेंगे वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लो। एक में सिर्फ क्या देगा, शेयर देगा न्यू पार्टनर का, दूसरे में फ्रॉम मोड लिखा रहेगा, तीसरे में ऑफ हिज लिखा रहता है। टाइप 1 वाला बड़ा ही आसान होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टाइप 1 वाला दिखेगा। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाना है, उसमें टाइप 1 वाला ही आता है, बट कोई भी आ सकता है, ठीक है, ज़्यादातर में तो वही होता है। अब सुनो, अब सॉल्यूशंस कैसे करना है। तो जो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है टाइप 1, तो सबसे पहले ओल्ड रेशो 5:3 दिया हुआ उसे लिख लो आप। फिर कह रहा सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर्स, इसमें ए रेशो बी जो है वो दिया हुआ है 5:3। सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, करेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लेट सबसे पहले लेट करो टोटल शेयर भी 1, क्योंकि हमने पूरा जितना प्रॉफिट कमाता है ना पार्टनरशिप ओल्ड वाला, उसको हमने लेट कर लिया कि भाई एक हिस्सा कमाता है। अब एक में से जो न्यू पार्टनर आया है सी 1/4 के लिए, तो पहले तो इसको दे दो, और जो रिमेनिंग बच जाएगा रिमेनिंग, उसमें से ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि उसने बताया नहीं है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को कितना कितना हिस्सा दे रहा है अपने में से, सिर्फ बताया 1/4 दे रहा है, सिंपल। तो लेट टोटल भी 1, तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, जो 1 हिस्सा है उसमें से सी को पहले दे दिया तो बच गया 3/4, तो 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आ गया। अब हमें न्यू शेयर निकालना है तीनों पार्टनर का, ए का, बी का, सी का। तो कैसे, जो ये 3/4 है ना, ये 3/4 आया है, तो इस 3/4 को क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड पार्टनर है ए बी, तो उसका जो ओल्ड रेशो है 5:3, मतलब 5/8, 3/8, तो उसको इंटू कर दो। तो 3/4 इंटू 5/8, 3/4 इंटू 3/8, तो ये आ जाएगा न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। और जो नया पार्टनर उसका तो ऑलरेडी 1/4 दिया हुआ है। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी तो न्यू रेशो लिख पाएंगे, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने 3/3 कर दिया। 3/3 का मतलब ये दोनों कैंसिल करोगे तो एक ही हो जाएगा, तो 3/12 आ गया। तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 15/12, 9/12, 3/12, तो 15, 9, 3, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा और 3 5 जा। तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका कितना आ गया, 5:3:1। तो इस टाइप से टाइप 1 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं टाइप 2 वाले में। टाइप 2 वाले में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे करोगे, सुनो। टाइप 2 में क्या है, ओल्ड रेशो तो दिया हुआ है 7:3। अब उसने अशोक एडमिट हुआ है 3/7 के लिए, और उसने बता दिया अशोक जो है रवि से कितना कितना एक्वायर कर रहा है। ये आप यहाँ पे भी एरो दे के लिख सकते हो। ये जो 3/7 है ना, ये जो 3/7 है वो कैसे कैसे, तो 2/7 एंड 1/7 एक्वायर कर रहा है किससे, फ्रॉम रवि एंड फ्रॉम मुकेश। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है, इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा लिखा है, ठीक है जी। रवि एंड मुकेश से ये एक्वायर कर रहा है। ये चीज़ें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने में ये काम आएगा। तो रवि से कितना कितना एक्वायर कर रहा है, ये अशोक जो है रवि और मुकेश से कितना कितना एक्वायर कर रहा है, तो ये 2/7 और 1/7 एक्वायर कर रहा है। जो ये 3/7 है, 2/7 1/7 प्लस करोगे तो वही 3/7 आएगा, ओके। तो फ्रॉम रवि फ्रॉम मुकेश, तो सिंपल वर्ड में यहाँ पे बता रहा है रवि 3/7 दे रहा है, मुकेश 1/7 अपने हिस्से में से दे रहा है। फ्रॉम का मतलब से, राइट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रवि गिव्स टू अशोक 2/7 शेयर, मुकेश गिव्स टू अशोक 1/7 शेयर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अशोक एक्वायर्स फ्रॉम रवि एंड अशोक एक्वायर्स फ्रॉम मुकेश, एक ही बात होता है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इस टाइप से भी लिख देता हूँ, इन दोनों का मतलब सेम होता है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। आप ये लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो, यहाँ पे ना ब्रैकेट में करके मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब सेम ही होता है। इसको आप लिख सकते हो, अशोक एक्वायर्स शेयर फ्रॉम रवि, ठीक है जी। और इसका मतलब भी क्या होता है, अशोक एक्वायर्स शेयर फ्रॉम मुकेश। तो बस इंग्लिश का फ़र्क है और हिंदी का फ़र्क है, आप समझ जाना ये कह क्या रहा है आपसे। तो इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है जी, इसका मतलब सेम ही होता है, और यही आगे चल के सैक्रिफाइसिंग रेशो बनता है। तो सुनो भाई सुनो, तो मैंने क्या कहा, 2/7 1/7 जो है रवि अशोक को दे रहा है, या यू कैन से अशोक रवि से ले रहा है 2/7, और अशोक मुकेश से ले रहा है 1/7, या मुकेश अशोक को दे रहा है 1/7,
ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो हम सीधा सीधा इसमें लेट वेट नहीं करना, सीधा निकालो जी न्यू शेयर। तो न्यू शेयर किसका किसका, हेंस न्यू शेयर ऑफ, यहाँ पे एक काम करो इसमें लिख लो जी न्यू शेयर ऑफ रवि, न्यू शेयर ऑफ मुकेश एंड न्यू शेयर ऑफ अशोक। ठीक है जी, ये तीनों का न्यू शेयर आ जाएगा। न्यू शेयर ऑफ रवि, मुकेश एंड अशोक कैसे निकलेगा, तो जो इसका ओल्ड था ना 7/10 एंड 3/10, जो इसका ओल्ड था, ये वाला जो ओल्ड था 7:3 का मतलब 7/10 एंड 3/10, उसमें से 2/7 1/7 दे रहा है, रवि दे रहा है ना 2/7 और मुकेश दे रहा है 1/7, तो इसको माइनस कर लो। तो भाई जो पुराने हैं उसमें से जितना दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे माइनस कर लिया तो उसका न्यू बच गया, राइट, इसका जो न्यू शेयर है वो बच गया। और अशोक का सीधा सीधा 1/3 लिख लो, सॉरी 3/7 लिख दो, या फिर ये दोनों जितने जितने मिल रहा है इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 3/7 होएगा। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने 10/10 करा, इसको कैंसिल करोगे तो 1 ही हो जाता है, तो 30/70। तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रवि, मुकेश, सुरेश कितना आ गया 29/70, 11/70, 30/7, तो 29, 11, 30, ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये टाइप 2 हो गया, समझ में आ गई। और अगर सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो देखो जरा दी, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू होता है ना, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड जो था उसमें से जो न्यू आया है उसको माइनस कर दो तो वही सेम आएगा जो आपका 2:1 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो जितना सैक्रिफाइस करा ना, आप इससे भी निकाल सकते थे 2/7 रेशो 1/7, यानी 2:1 सैक्रिफाइसिंग, डायरेक्टली जितना सैक्रिफाइस करा और वही यहाँ पे आ गया। और टाइप 1 वाले में अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है टाइप 1 वाले में, तो जितना ओल्ड होता है ना उतना ही आएगा। ये भी आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, रुको जी रुको, ये भी यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुको 1 वाले का भी सैक्रिफाइसिंग दिखाना है ना, एक पेज और ऐड कर देते हैं अपन। देखो अगर फर्स्ट वाले का आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना है, सैक्रिफाइसिंग, तो फर्स्ट वाला जो केस है ना जिसमें सिर्फ न्यू पार्टनर आता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जितना ओल्ड है उतना ही आएगा, ए का और बी का। ओल्ड रेशियो कितना था 5:3 था, 5/8, 3/8, माइनस न्यू आया है कितना 5/9 और 3/9, ये रहा ना न्यू रेशियो जो है लास्ट वाला, राइट। तो इसको जब आप माइनस कर लो तो 9 8 कितने होते हैं, एलसीएम ले लो 72, डायरेक्ट ले लो 9 5 45 और 40, तो 5/72, 9 3 27 और माइनस 8 3 24, 3/72, हेंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 5/72 रेशो 3/72, तो 5:3। तो आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये ध्यान रख लेना टाइप 1 में लिख लो ऑलवेज ओल्ड रेशो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। ठीक है जी, 5:3, ये ऑलवेज होएगा, ये ध्यान रख लेना है आपने, ये ऑलवेज होता है। ठीक है जी, ये ऑलवेज होता है। तो ये आपने याद रख लेना। टाइप 1 वाले सवाल में जब भी आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो जो ओल्ड है ना वही सैक्रिफाइसिंग होता है, जिसमें आप लेट करके निकालते हो, राइट। टाइप 2 वाला ऑलरेडी बता दिया, इसमें जो यहाँ पे जो जितने सैक्रिफाइस या एक्वायर करा है वही सेम चीज़ सैक्रिफाइसिंग में आएगा। या तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालो, या डायरेक्टली आपको जब 1 मार्क का MCQ आएगा तो उसमें ध्यान रख लेना है, इसलिए शॉर्टकट आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 वाले में ओल्ड रेशो 5:3 दिया हुआ है, टी एडमिशन कर रहा है और इसने बोला है आर गिव्स या सैक्रिफाइस टू टी 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एस गिव्स और सैक्रिफाइस टू टी 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज का मतलब क्या है, देखो जो ओल्ड है ना, ओल्ड कितना है 5/8 एंड 3/8, जो ओल्ड है इसका ओल्ड जो दिया हुआ था तो 5/8 एंड 3/8, राइट। तो जितना इसका शेयर है अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, तो 1/4 ऑफ हिज, सॉरी यहाँ पे ना 1/4 नहीं है, ये आप सही कर लेना, ये था 1/20 एंड 1/24 था,
1/20 एंड 1/24 था, राइट। ये लिख लो 1/20 एंड 1/24 हिस्सा दे रहा था। तो इसने क्या किया, 1/20 ऑफ हिज शेयर 1/8 एंड 1/24 ऑफ 3/8, तो इतना हिस्सा दे रहा है। अब ये फ्रॉम टाइप बन गया, तो अब न्यू शेयर निकालना है। अगर न्यू शेयर ऑफ किसका, आर का, एस का, टी का, तो न्यू शेयर ऑफ आर का, एस का, टी का, तो जो इसका ओल्ड है 5:3 यानी 5/8 और 3/8, 5/8 और 3/8, उसमें से 1/32 एंड 1/62 ये दे रहा है, तो इसको हमने माइनस कर लिया। और यही आगे चल के क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। जब आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो मैंने ऑलरेडी बताया था, यही आपका क्या बन जाएगा आगे चल के, यही सेम चीज़ें सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा, दैट इज़ 1:1, दैट इज़ 1:1। यही आपका सैक्रिफाइसिंग बनेगा 1:1, 1/32, 1/62, तो 1:1। यही आपका सैक्रिफाइसिंग बनेगा ना आगे चल के, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को, वही तो सैक्रिफाइसिंग बनेगा। तो न्यू रेशो क्या हो गया आपका, ये और इसमें दोनों को ऐड कर लिया, जितना इससे मिला है इन दोनों को ऐड कर लिया, तो वही आपका इसका न्यू शेयर। तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया, 19/32, 23/32, तो इसलिए ये आपका आ गया 38, 23 और 3। और साथ में सैक्रिफाइसिंग तो ओल्ड माइनस न्यू करो तो वही 2:1 आएगा, 1/32 और 1/62, जैसे मर्जी वैसे ओल्ड माइनस न्यू करके भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे मैंने बता दिया। तो ये टोटल 3 टाइप के सवाल थे, दोबारा से एक बार दिखा दूँ, दीज आर दी 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड है। एक होता है सीधा सीधा न्यू पार्टनर आता है और उसका शेयर दिया होता है, तो लेट करके करना है, इसमें लेट वाला क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है फ्रॉम करके, तो सीधा जो ओल्ड वाले है उसमें से माइनस कर दो न्यू निकालने के लिए। और तीसरा होता है ऑफ हिज, ऑफ हिज का मतलब जो इसका ओल्ड शेयर है उसमें पहले दोनों को इंटू कर लो, फिर दोबारा से माइनस करो, तब जाके न्यू शेयर निकालो, तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे रेशो के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, टोटल 7 टाइप का ट्रीटमेंट सीखना है, टोटल 7 टाइप के ट्रीटमेंट सीखना है, जिसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हो। कौन कौन सा, एक तो जब गुडविल का, जब भी नया पार्टनर आता है ना, तो कैपिटल का पैसा और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों लेके आएगा, करेक्ट। तो जब भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो उसे ओल्ड पार्टनर्स क्या कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और जो कैपिटल आता है वो बिजनेस में उसका रहता है, करेक्ट। तो अगर वो कैश में लेके आएगा, ठीक है जी, और कभी कभी न्यू पार्टनर प्राइवेटली पे करता है, तब तो नो एंट्री होती है, प्राइवेटली पे करने की नो एंट्री होती है। दूसरा होता है, एक तो वो कैश में लेके आएगा, तीसरा होता है कैश की जगह काइंड में, काइंड का मतलब एसेट्स वगैरह लेके आ गया वो, ठीक है। जितना गुडविल का पैसा लाना था तो कैश नहीं लाया, उसने कहा भाई मैं एसेट्स ले आता हूँ। तीसरा होता है, जो भी गुडविल का पैसा लेके आया ना प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर जो है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विथड्रू कर ले रहा है। पांचवा केस होता है, जब न्यू पार्टनर एक भी पैसा अपने शेयर ऑफ गुडविल का नहीं लाता, तो उसके कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देते हैं, कभी कभी करेंट अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं। और तीसरा में होता है, कुछ ही पैसा लाया, ओनली पार्ट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। और सातवां होता है और लास्ट होता है हिडन गुडविल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको स्टार लगा लेना। ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को इससे डर लगता है काफ़ी, बट आसान रहता है, होता है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। अब आ जाओ जी एक एक करके एंट्री। अब उसके पहले देखो जी, अगर क्वेश्चन में पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल है, पहले से कोई एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग गुडविल को अपीयर्ड गुडविल भी बोलते हैं, तो भाई पुरानी गुडविल जो है ना, उसको आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है क्या, कि ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले ही, और जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हैं, तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पहले ही। तो उसके लिए एंट्री क्या होता है, ऑल पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर है, ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो करेंट होता है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल होता है, टू गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जो अपीयर्ड गुडविल होता है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, एग्जिस्टिंग वाला। उसके बाद केस नंबर 1, 2, 3 है। तो केस नंबर 1 क्या है, जब प्राइवेटली पे करेगा, प्राइवेटली पे करेगा तो क्या होगा, कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेटली उसने घर पे जाके दे दिया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया ही नहीं, हमने पार्टनरशिप के अकाउंट्स में आया ही नहीं, तो एंट्री किस बात का। सेकंड केस होता है जब वो कैश में लेके आता है, कैश में गुडविल फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आएगा, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, क्योंकि कैपिटल का भी पैसा लेके आएगा, कैपिटल का नहीं लाएगा तो ये मत लिखना, सिर्फ कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना। कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हो, याद रख लेना, कैश की जगह पे
आप बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो जो मर्जी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जैसे ही पीएम फॉर गुडविल लेके आएगा ना, तो उस पीएम फॉर गुडविल को आपको क्या करना होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि वो जो पीएम फॉर गुडविल लेके आया ना, वो बेसिकली किस लिए, ताकि ओल्ड पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनको सैक्रिफाइस हुआ है, वो क्या कर लेंगे, उस पीएम फॉर गुडविल को बांट लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पास्ट ईयर से जो वो मेहनत करके आ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मेहनत का फ़ायदा फ्यूचर में भी होएगा। जो भी रेपुटेशन है, जो भी उसकी गुडविल बनी हुई है बिजनेस का, तो उसकी वजह से जो फ़ायदा होगा उसको तो ओल्ड पार्टनर को ही मिलना चाहिए, राइट। तो न्यू पार्टनर जब भी आता है, तो जब जैसी पार्टनर बनेगा शेयर, तो जो प्रॉफिट होएगा अगले साल, उसमें तो न्यू पार्टनर का भी हिस्सा हो जाएगा। तो पुराने वाले बोलेगा कि भाई ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये पूरा पैसा जो प्रॉफिट का है, उसमें हमारे पुराने मेहनत का भी कुछ पैसा है। अब कितना है, तो वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो उतना हिस्सा जो है तो मेरे को पहले ही दे दे, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम ना। तो इसलिए पीएम फॉर गुडविल जो लेके आता है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। तो पीएम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रिएट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करेंगे। नेक्स्ट है, अगर वो काइंड में लेके आता है, कैश की जगह अगर वो काइंड में लेके आता है, काइंड में यानी एसेट्स लेके आएगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू पीएम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा। और सेम पीएम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी तो नया पार्टनर जो आता है तो पुराने को भी गेन हो जाता है, तो उसको भी डेबिट करना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन है बुक में, ओके। फिर है क्या, थर्ड केस है, जब क्या करता है, जो पार्टनर है ओल्ड वाला और एग्जिस्टिंग, वो पीएम फॉर गुडविल का जो पैसा न्यू पार्टनर लेके आया उसको विथड्रू कर लेता है, या तो पार्टली विथड्रू कर लेगा या फुल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में एक एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ जाती है। जो पहले हमने कैश टू कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू पीएम फॉर गुडविल कराया, फिर पीएम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो कराइए, साथ में थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये विथड्रॉ की एंट्री हो गई। इससे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, पैसे को विथड्रू कर ले रहा है, विथड्रू कर ले रहा है। तो टोटल 3 एंट्री हो गया, 1, 2 और 3। जब भी विथड्रू करता है तो तीसरी एंट्री आ जाती है, बैंक को क्रेडिट करोगे या कैश को क्रेडिट करोगे, इसका मतलब पैसे पार्टनरशिप फॉर्म से विथड्रू करके जा रहा है, वो बाहर निकल रहा है पैसे। तो ये हो गया विथड्रू करने का। फिर आता है क्या, नेक्स्ट एंट्री होती है क्या, जब न्यू पार्टनर जो है अपने हिस्से का गुडविल अमाउंट नहीं लाता, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो नहीं लाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम उतने से डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, भाई न्यू पार्टनर कैपिटल का तो पैसा लेके आया ही, पीएम फॉर गुडविल नहीं आया, तो यहाँ पे पीएम फॉर गुडविल हमने लिखा नहीं, लेकिन जितने रुपये से नहीं लाया पीएम फॉर गुडविल, जितना लाना था उतने से न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके वही सेम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू करेंट अकाउंट, जो मर्जी, फ्लक्चुएटिंग होगा तो करेंट, फिक्स होगा तो करेंट, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट, वो बांट लेते हैं आपस में। क्योंकि भाई अगर कोई नया पार्टनर दिमाग ज़्यादा लगाए, वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं, सिर्फ कैपिटल का लेके आ रहा हूँ, मैं पीएम फॉर गुडविल नहीं लाऊंगा, तो ओल्ड पार्टनर क्या कहता है, अच्छा तो कैपिटल का तो लेके आ, बाकी हम समझ लेंगे। तो जैसे ही कैपिटल का लेके आएगा ना, उसमें से जितना भी पीएम फॉर गुडविल होता है उसको डेबिट कर देते हैं, मतलब उसके कैपिटल में से कम कर देते हैं और आपस में बांट लेते हैं, काम खत्म, बराबर हो गया। फिर है क्या, जब इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर जो है ओनली क्या करेगा, न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ओनली पार्ट, पूरा ऊपर वाले में क्या था, बिल्कुल ही नहीं लाया गुडविल का हिस्सा, इसमें कुछ लाया कुछ नहीं लाया। तो कैश टू बैंक, कैपिटल अकाउंट एंड पीएम फॉर गुडविल, जो पार्ट पेमेंट किया है सिर्फ जितने हिस्सा लाया उतना, और बाकी बैलेंस का पीएम फॉर गुडविल और न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होगा, जितना लाना चाहिए उसमें से माइनस करो, टोटल लाना चाहिए जितना, और उसमें से पार्ट वाले को माइनस करके उतने रुपए उसके कैपिटल से क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो जितना नहीं लाया उतने से, जितना लाया वो तो यहाँ पे लिख ही दिया, और जितना नहीं लाया उतने से कैपिटल घटा देंगे। अगर भाई एक भी हिस्सा नहीं लेके आएगा तो जितना लाना था पूरे अमाउंट कैपिटल में से तेरे कम कर देंगे। कुछ पैसे लाया, मान लो 15,000 रुपये लेके आया, लाना चाहिए था उसको कितना, 20,000 रुपये, ठीक है जी, और 15,000 लेके आ गया, तो 5,000 रुपये नहीं लाया, तो 5,000 हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, डेबिट का मतलब कम, और 15,000 तो वो लेके ही आ रहा है, तो टोटल 20,000 को आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे आपस में, ये होता है। 7th
हिडन गुडविल इंपॉर्टेंट, हिडन गुडविल में क्या है, कैश टू न्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे, क्योंकि इसमें गुडविल का शेयर नहीं दिया हुआ तो हम मानेंगे कि गुडविल का हिस्सा उसने कैश में नहीं लाया, तो उसके कैपिटल में से हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जस्ट लाइक कि वो पैसे कैश में लेके नहीं आया प्रीमियम फॉर गुडविल। और हिडन गुडविल में मेनली क्या होता है, गुडविल का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, देखो जी, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म यानी कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। तो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होता है ना, डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स का शेयर, या कभी कभी बच्चे इसको कहते हैं न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर। तो एक ही बात होती है, डिवाइड करोगे तो ये अपने आप मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाता है, तो इससे कैपिटलाइज वैल्यू आता है। फिर उसमें नेट वर्थ या नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर की लायबिलिटी जो होती है उसे आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो, या यू कैन ऑल्सो से कई बार क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशंस। तो रिकॉन्स्टिट्यूशंस के बाद जितनी भी कैपिटल होती है सारी पार्टनर्स का जोड़ के माइनस कर लोगे तो जो आएगा उसे हम गुडविल ऑफ द फॉर्म बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड वैल्यूड गुडविल, दैट्स कॉल्ड वैल्यूड गुडविल बोलते हैं। और फिर ये टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाता है, तो इसमें से उस पार्टनर का हिस्सा निकालते हैं और उससे एंट्री पास कर लेते हैं। एक और नया कंसेप्ट होता है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, इसमें क्या होता है, जो गुडविल होती है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल जो आई है उसको एक बार रेज किया जाता है फिर राइट ऑफ किया जाता है। रेज जो करते हैं ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में करते हैं, और राइट ऑफ न्यू पार्टनर में करते हैं और न्यू रेशियो में। तो एक बार रेज और एक बार राइट ऑफ करोगे ना तो उसका इफेक्ट सेम ही आ जाता है, जो ऊपर वाले हमने ट्रीटमेंट सीखा है। तो क्वेश्चन में स्पेशली बोलेगा रेज करो राइट ऑफ करो तभी करना है, करेक्ट। तो रेज करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल को बढ़ाओ तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, और राइट ऑफ का मतलब गुडविल को घटाओ तो सेम गुडविल जो है उसको एक बार घटा दो, सेम यहाँ पे जो अमाउंट आता है 20,000 गुडविल है मान लो और 20,000 गुडविल है, ओल्ड रेशियो इक्वल है तो 10,000 बांट दो ओल्ड पार्टनर में। और अगर 3 पार्टनर आ गए, 3 आ गए ना, तो तीनों का मान लो जो 2:1:1 आ गया अगर रेशो, ठीक है। तो अब इसको राइट ऑफ कर देना है कौन से, न्यू रेशो में। तो 20,000 को करोगे 10,000, 5,000 और 5,000, तो इस टाइप से राइट ऑफ कर दोगे। तो राइट ऑफ में क्या होता है, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो, न्यू पार्टनर है तो न्यू रेशो तीनों हो जाएगा, सारे पार्टनर न्यू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, यहाँ पे ऑल पार्टनर लिख लो, न्यू पार्टनर्स की जगह ऑल पार्टनर लिख लो ना, कई बार गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशो में होता है, और ये ओल्ड पार्टनर्स क्रिएट करते हैं ओल्ड रेशो में गुडविल को डेबिट। तो ये होता है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूं, इन सभी एंट्री का क्रक्स एक ही है, रेजिंग और राइटिंग ऑफ को छोड़ दो तो ऊपर में 7 टाइप के जो ट्रीटमेंट सिखाना, मेनली ये 4 एंट्रीज होती हैं। ये 4 याद कर लो तो सब सही है, 4 याद कर लो तो सारे समझ में आ गया, क्या कैश में ला रहा है क्या काइन में ला रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं, कितना पार्ट लाया कितना विथड्रॉ करा। देखो सबसे पहली एंट्री आपको करनी है, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे आप राइट ऑफ करो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो में। ये किस में होएगा, ओल्ड रेशो में। भाई ओल्ड पार्टनर है ना तो ओल्ड रेशो में करना, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ओल्ड रेशो में करना आप। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट एंट्री जो पैसे लेके आ रहा है, कैश टू बैंक, कैश या बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएम ऑफ गुडविल। अगर कैपिटल का लाया है तो लिखो, पीएम का नहीं लाया तो मत लिखो, पीएम का लाया कैपिटल नहीं लाया तो पीएम का लिख दो और कैपिटल का मत लिखो, ठीक है। जो जितना लाया, हाफ लाया तो हाफ लिखो, पार्ट पेमेंट लाया पार्ट पेमेंट लिखो। और यदि अगर कैश और बैंक की जगह पे अगर वो एसेट्स लेके आता है तो थोड़ा सा और चेंज कर लो, अगर वो एसेट्स लेके आता है तो एसेट्स अकाउंट लिख देना, एसेट्स लेके आएगा तो एसेट लिख देना, कैश लाएगा कैश लिख दो, बैंक से लाएगा बैंक लिख दो, होता है ना, कैश की जगह एसेट लेके आ जाता है। तो जो मर्जी आए उसे डेबिट कर लो न्यू पार्टनर्स कैपिटल और पीएम फॉर गुडविल, और जितना पीएम फॉर गुडविल है उसे डेबिट करो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और यदि मान लो न्यू पार्टनर ने सिर्फ पार्ट पेमेंट किया है पीएम फॉर गुडविल का, तो बाकी बैलेंस है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लो। और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, अगर कोई ओल्ड पार्टनर को गेन हो गया तो उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये थर्ड एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट अगर वो विथड्रॉ करता है ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश या बैंक विथड्रॉ करता है तो आप विथड्रॉ की, ये 4 एंट्री मेन होती है, ऑल एंट्रीज कंबाइन, यही 4 होती है, ये 7 ट्रीटमेंट जो होता है। क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें बताएगा नहीं ये टाइप 1 है टाइप 2 है, ये केस 1 है केस 2 केस 7 तक नहीं, वो सीधा क्वेश्चन दे देगा 3 नंबर का आएगा या 4 नंबर का, तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है। तो ओवरऑल ये एंट्री होती है वही 7 केसेस का, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ ये अलग से, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप चैप्टर से प्रैक्टिस कर लोगे अनसॉल्व वाले। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 5 जो है आपका। टॉपिक नंबर 5 क्या कहता है, देखो ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये सभी चैप्टर्स में सेम ट्रीटमेंट हमें सीखना है।
पिछले चैप्टर में भी कराया था, अगर उसमें रिवाइज कर रखा है तो वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक होता है मेथड 1, एक होता है मेथड 2। मेथड 1 में क्या होता है, जब रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मेथड 2 में जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो क्या एंट्री होती है। तो जब अपन मेथड 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, देखो भाई देखो, लेफ्टी साइड में ये 4 आइटम दिया होता है। रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, यानी इसको क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, ये आपका क्रेडिट बैलेंस भी कहलाता है, इसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस भी बोला करते हैं। और ये वाला जो लॉस होता है इसे हम लोग डेबिट बैलेंस भी बोला करते हैं। तो जब भी क्या होगा, ये 4 आइटम दिया होगा तो इसे आप क्या कर लोगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में क्या कर लोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये सारे ओल्ड वाली चीज़ें ओल्ड बैलेंस शीट में दिया होगा या ओल्ड इन्फॉर्मेशन। और यदि एक्यूमुलेटेड लॉसेस किसे कहते हैं, लॉसेस दिया हो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो कि एसेट साइड में होता है जिसे लॉस बोलते हैं, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप लिख लो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी दिया रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशो में, ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो इन चारों को डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स करेंट कैपिटल की जगह ये लिखना ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड पार्टनर्स लिखना, ऑल की जगह ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखो, या करेंट फिक्स कैपिटल होगा तो करेंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल, कुछ ना देगा तो कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट करने के बाद, सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। सभी चैप्टर्स में सेम रहता है, चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। केस 2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो क्या करना होता है, एक सिंगल एंट्री जिसको आप एडजस्टेड एंट्री भी बोलते हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो ना तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल एंट्री या एडजस्टेड एंट्री। इस टाइप के एंट्री को अपन क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री, पास सिंगल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और सिंगल एंट्री। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन है, सारे आइटम दिए हुए, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, और कहेगा इसकी जो है ना आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसको क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो उस केस में क्या होगा, अगर नेट इफेक्ट लॉस है तब तो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स, और अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग होता है, लॉस में सैक्रिफाइजिंग टू गेनिंग उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना। और नेट इफेक्ट का मतलब, नेट इफेक्ट कैसे निकालते हो, देखो नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस का, जनरल रिजर्व प्लस कर लो, वर्कमैन कंपनसेशन प्लस कर लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन प्लस कर लो, और माइनस कर लो नेट लॉस या डिफर रेवेन्यू वाला। तो उससे नेट पॉजिटिव में आंसर आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आएगा तो आपका लॉस होता है। तो पॉजिटिव प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग, गेनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर, और लॉस होता है तो सैक्रिफाइजर टू गेनर। ये एंट्री हमें पास करनी होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लेना, इस पे स्टार इसलिए लगा हुआ है, स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का दूसरा नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके बारे में अगर कुछ ना कहे तब तो इसी हिसाब से करना है, लेकिन अगर कभी कभी ना नीचे कहेगा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया रहता है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसके अलग से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और अलग से ट्रीटमेंट है। देखो ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये भी सेम ही रहता है। तो अलग से 5.1 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन क्लेम टू द एम्प्लॉयज इफ इट अराइजेज। कोई एम्प्लॉय को, कोई वर्कर जो फैक्ट्री और ऑफिस में काम कर रहा है उसको चोट आ जाती है, टूट फूट हो जाता है, मान लो बड़े बड़े मशीन में काम कर रहा है, हाथ आके दब गया, पैर पे चोट लग गई, पैर खराब हो गया, आँख खराब हो गया, तो परमानेंट डिसेबल हो गया या पार्शियल डिसेबल हो गया, तो उस केस में वो कंपनी से क्या करता है, कंपनसेशन मांगे। कंपनी मतलब पार्टनरशिप फर्म से। तो पार्टनरशिप फर्म जो है कंपनसेशन कहाँ से देगी, अब मान लो एक अबैग बहुत सारा क्या हो जाएगा, क्लेम आ जाएगा, तो उस केस में कहाँ से पैसे देगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए फर्म जो है पहले से ही वर्कमैन कंपनसेशन आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते रहती है ताकि ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें से क्या किया जाए, क्लेम को सेटलमेंट किया जाएगा और क्लेम जो भी मांगेगा उसको दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, 3 पार्टनर है और चौथा एडमिशन हुआ है तो न्यू रेशो आ गई, ये ओल्ड रेशो है।
अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, बैलेंस शीट है, वर्कमैन कंपनसेशन जो 90,000 का लेफ्टी साइड में दिया हुआ है, और ये टोटल 5 केसेस हो सकते हैं इसके, ये टोटल 5 केसेस हो सकते हैं। अगर केस 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अबाउट क्लेम, तब तो क्या कर दो, इस हिसाब से बांट दो, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट करो और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो, सिंपल, ठीक है जी। तो वही करेंगे। सेम सेकंड में अगर कोई क्लेम ना हो, सेकंड में कोई क्लेम नहीं, तो पहला और दूसरा सेम ही है, या तो कोई क्लेम नहीं है या कुछ बताया ही नहीं क्लेम के बारे में, तो हम मानेंगे जीरो क्लेम, नो क्लेम, नील क्लेम। तो पूरा रिजर्व को बांट दो क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो क्योंकि पुराने बैलेंस शीट में। और यदि क्लेम बोले 3 टाइप का क्लेम हो सकता है। एक तो 90,000 है तो क्लेम कम हुआ, 90,000 से ज़्यादा क्लेम हुआ, और एग्जैक्टली 90,000 के बराबर ही क्लेम हुआ, तो ये टोटल 5 केस बनता है। अगर कम क्लेम होगा तो इसमें से इतना क्लेम तो सेटल कर लो, बाकी जो बैलेंस बच गया उसको पार्टनर में बांट दो। ज़्यादा क्लेम हुआ है तो इसमें से इतना सेटल करो, प्लस और पैसे लेके आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, क्योंकि लॉस रिवैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के समय जितने भी एसेट लायबिलिटी इनकी डिक्रीज होता है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर जितने का रिजर्व बनाया है वर्कमैन कंपनी उतना ही आ गया था तो एक भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पूरा सेटल हो जाएगा। इसकी एंट्री कैसे करनी है देखो, तो जन एंट्री फर्स्ट और सेकंड केस में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल सी, तीनों ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशो में बांट दिया क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पार्टनर्स को ओल्ड माना हुआ है, चौथा डी था वो नया पार्टनर था। तो कुछ भी क्लेम नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अगर उसने क्या किया है, क्लेम किया हुआ है, क्लेम कितना था 54,000 का, 90 का वर्कमैन कंपनसेशन है, 54 का क्लेम है, इसमें से एडजस्ट किया, बाकी बैलेंस कितना बच गया आपका, मे बी 36,000 बचा है, यस 36, तो उसे हमने ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बांट दिया। फिर अगर क्लेम ज़्यादा हो जाए तो 90,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि 1,08,000 माइनस 90,000 तो इतने का पैसा रीवैल्यूएशन अकाउंट से और लाना पड़ेगा और 2 क्लेम सेटलमेंट करना पड़ेगा। इसमें कुछ पैसा बचा ही नहीं कि पार्टनर्स को बांटा जाए। और फोर्थ केस हाँ ये हो गया यहाँ पे, अब कोई पैसा बचा नहीं तो बांटा जाए, लेकिन जो रीवैल्यूएशन आया ये एक तरीके से डेबिट किया तो रीवैल्यूएशन का लॉस है, तो रीवैल्यूएशन में 18,000 डेबिट किया तो उसकी एंट्री दोबारा से रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करके और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में इसको बांटना है, ये रीवैल्यूएशन का लॉस है। तो इसमें 2 एंट्री होगा जब भी ज़्यादा क्लेम करेगा तो। और 5वां केस क्या होता है, अगर क्लेम सेम है, अगर क्लेम 90 का ही है तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, इन सभी केसेस में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को डेबिट करना पड़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि लायबिलिटी साइड में दिया हुआ ना, तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन को जीरो करना, नील करना, हटाना है एक तरीके से, तभी तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी साइड का, लायबिलिटी वाले को घटाना होता है तो हमें सभी लायबिलिटीज़ को डेबिट करते हैं, तो इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लेम है, अगर नहीं है तो पूरा बांट दो, क्लेम है तो पहले क्लेम दो, जो बच गया उसे बांट दो। अगर क्लेम जितना बनाया है उतना ही है तो कुछ भी नहीं आएगा। क्लेम अगर ज़्यादा है तो डेबिट तो किया 90 से, जितना पैसे और लाने हैं क्लेम क्योंकि ज़्यादा किया है 1,08,000 तो और लेके आओ रीवैल्यूएशन से, तो बाकी का आपका क्लेम में गया। और जैसे रीवैल्यूएशन लाए तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट जो है लॉस हुआ तो उसकी भी एंट्री हमें पास करनी होती। तो ये टोटल 5 केसेस होते हैं, दैट्स इट। इसी टाइप से कुछ जो है वर्कमैन कंपनसेशन के टाइप से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड होता है, इसको भी सेम वैसे ट्रीटमेंट हम करते हैं, थोड़ा सा अलग होता है, आप देखो ध्यान से। तो इसमें भी 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशो सेम है, डी एडमिशन हुआ, न्यू रेशो सेम है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, सारी चीज़ों का जो एंट्री हम करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग और न्यू का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बैलेंस शीट की चीज़ें, तो सारे ओल्ड रेशो में ही होता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करें, आ जाओ जी, ये भी सेम सभी चैप्टर्स में सेम रहता है। तो इसमें एग्जांपल दे दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड जो है 18,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन हटा दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2 लाख का, इसे बुक वैल्यू बोलते हैं, और मार्केट वैल्यू कई बार यहाँ पे ब्रैकेट में देगा या अदरवाइज नीचे करके दे देगा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो टोटल 6 केसेस होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सेम, या फिर मार्केट वैल्यू सेम, जितनी बुक वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू दे दे, जितनी बुक वैल्यू है उतना ही मार्केट वैल्यू दे दे, 2 लाख का 2 लाख। अब मेन ये है केस नंबर 3, 4, 5, 6, ये 4 केसेस, इसमें 6 केसेस टोटल बनते हैं। एक तो जो मार्केट वैल्यू है ना वो 2 लाख से ज़्यादा हो गई, मार्केट में इसकी वैल्यू आ गई 2,27,000, तब तो इन्वेस्टमेंट फ़ायदा हो गया, तब तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ये बांटना पड़ेगा, राइट। कभी भी लॉस होगा ना उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता ये है कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, जैसे शेयर्स में, डिवेंचर में या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखा है पार्टनरशिप फर्म ने, हमारे लिए एसेट्स हैं, तो उसमें हमने 2 लाख लगाया बुक वैल्यू, तो आपको पता है शेयर मार्केट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो अगर मान लो उसमें कोई
फ़ायदा हो गया तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उससे कम हो गई उसकी मार्केट में वैल्यू, तो हमारे लिए वो नुकसान है। तो उसकी नुकसान की भरपाई के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं। नाम ही है फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएट होगा तो उसके लिए रिजर्व या फंड हमने बनाया उसको सेटलमेंट करने के लिए। तो मान लो 2 लाख की बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो गई 1,91,000, 9,000 से नुकसान हो रहा है तो 9,000 का भरपाई 18,000 से करूँगा। और 2 लाख से घट के 1,82,000 हो गया तो पूरा नुकसान हो गया 18,000, तो आपका पूरा भरपाई हो गया। और नुकसान और ज़्यादा हो गया 164 हो गया, ठीक है जी। तो 18 तो यहाँ से भरपाई करेंगे, बाकी और भरपाई रीवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में ज़्यादा क्लेम आ जाता था तो रीवैल्यूएशन से करते थे, वैसे यहाँ पे करेंगे। और जब सेम अमाउंट जो है आपका नो इन्फॉर्मेशन या मार्केट वैल्यू सेम है तो पूरा ये बांट देंगे, ये तो कोई नुकसान हुआ नहीं। और जब अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, ये फ़ायदा है, तो इस प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे और पूरा क्लेम को हम लोग बांटेंगे। इसके एंट्री भी देखते हैं ये एक एक करके। फर्स्ट केस और सेकेंड केस का सेम है। इसमें भी क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को या रिजर्व को ऑलवेज आप क्या करते हो, डेबिट कर देते हो ऑलवेज, सभी में, क्योंकि भैया इसको हटाना है। तो सभी केसेस में इसे आप बेसिकली क्या करते हो, डेबिट करते हो सभी केसेस में, ठीक है। ऑल के ऑल 6 केसेस में, करेक्ट है, ऑल के ऑल 6 केसेस में हम इसे डेबिट करते हैं। और इन सभी में न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग का कोई काम नहीं है, सारे ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे जो भी बटेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अब कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मार्केट वैल्यू सेम ही है, तो पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया। पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हमने इसको बांट दिया है, ठीक है जी। तो ये आ गया। सेकेंड में, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बनाया है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज़्यादा हुई, फ़ायदा हो गया, तो पहले तो पूरा पैसा बांट दो और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बढ़ा दो। 27,000 से ज़्यादा फायदा हो गया था, 2 लाख से 2,27,000 हो गया। तो रीवैल्यूएशन क्रिएट किया है तो दोबारा से रीवैल्यूएशन को आप डेबिट करके इसके प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटो, ये रीवैल्यूएशन वाला है, ठीक है जी। तो ये आपको थर्ड वाली एंट्री होगी। फोर्थ केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो आपका फंड है वो 18,000 है और आपका इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 191, तो नुकसान 9,000 का हुआ, तो 9,000 की भरपाई करो, बाकी 9,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आप बांट दो, ये चीज़ें। और फिफ्थ केस क्या था, अगर आपका नुकसान जो है पूरा का पूरा 18,000 हो गया, कैसे, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है ना, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो था 2 लाख रुपए और मार्केट में आज इसकी वैल्यू हो गई है कितनी, 1,82,000 हो गया। तो भाई नुकसान कितने का हो गया, पूरा का पूरा नुकसान हो गया, 18,000 का टोटल नुकसान है, तो पूरा का पूरा 18,000 हमने क्या कर लिया, सेटलमेंट करा लिया, कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ भी नहीं, पूरा यही एंट्री हो जाएगी। और जो 6 केसेस था उसमें क्या था, उसमें था कि आपका नुकसान क्या है, जितने आपने वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया उससे भी ज़्यादा है, तो ये तो डेबिट करा। और इस बार नुकसान कितने का था, 2 लाख रुपए का बुक वैल्यू था और मार्केट वैल्यू 1,64,000 का हो गया भाई साहब। तो नुकसान हो गया आपका कितने का, टोटल आपका नुकसान हुआ है कितने का, बताओ जी बताओ। और इसमें से -18,000 आपने करा ना, क्योंकि ये 18,000 किससे आपने भरपाई कर लिया, इतनी बुक वैल्यू थी और 18,000 का ऑलरेडी आपने भरपाई कर लिया, तो बच कितने का है यहाँ पे ये, तो ये 36,000 का क्या हुआ था आपका, एक तरीके से नुकसान हुआ था ना, 36 टोटल हुआ था। तो 36 18,000 तो ऑलरेडी बनाया हुआ और 18,000 बाकी बैलेंस यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये जो आपको 36,000 का आया है तो नुकसान 18,000 में से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, 6 वाला। और जैसे यहाँ पे रीवैल्यूएशन आया और नुकसान आया तो और रीवैल्यूएशन को डेबिट करा, तो रीवैल्यूएशन को दोबारा से आपको क्रेडिट भी करना है और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में यहाँ पे बांट देना है। ये ओल्ड रेशो है, सभी जगह पे ओल्ड रेशो ही होएगा, न्यू रेशो कहीं नहीं होगा। तो ये टोटल 6 केस था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ये अच्छे से और मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया था, जो पुराना रिवीजन आपने करा होगा, सेम था, बस उसमें रेशो अलग अलग हो गया था, क्योंकि ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर रेशो भी सेम ही था, बस यहाँ पे एडमिशन है, वहाँ पे क्या था, एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा था। तो ओल्ड सेम ही था, न्यू वहाँ पे चेंज हो रहा था। तो सेम ट्रीटमेंट होता है ओल्ड रेशो में, वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब बढ़ते हैं हम लोग
अपना 6 टॉपिक और लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक और है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स वाला। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, ध्यान से देखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर जब भी एडमिशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको क्या करना होता है, जो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी बुक वैल्यू को रिवाइज करना होता है। रिवाइज करके आप रिकॉर्ड करो या फिर रिवाइज करके रिकॉर्ड मत करो। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड मत करो, दो तरीका होता है। आपको सीखना ये वाला क्लास 12th में इसके एक आध क्वेश्चन दिया होगा, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि जब आप रीवैल्यू नहीं करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे नहीं आप, ठीक है जी, राइट। तो उस केस में क्या है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री टाइप पास करके करना होता है, वो आपको सीखना नहीं हो, हायर स्टैंडर्ड में सीखना है। बाकी एक एग्जांपल है आपके बुक में, अगर देखना चाहो देख लो। अब की बार तो हटा दिया, पहले के बुक में था। तो आपको सिंपली ये सीखना है, आपको हर बार बुक वैल्यू को यू कैन से बैलेंस शीट को रिवाइज वैल्यू पे करना ही पड़ेगा। आपको रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी करना पड़ता है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कहने का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो इसमें एसेट जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसे भी इंक्रीज ऑफ एसेट्स ही बोला जाता है, तो क्रेडिट साइड। एसेट डिक्रीज है डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज है क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड आपका आ गया लायबिलिटीज का डेबिट साइड। और प्रॉफिट होएगा तो आपको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करो, और इस तरफ क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो उसे रिवैल्यूएशन का लॉस बोलते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की तरह होता है। तो जब भी आप क्रेडिट करते हो ना, तो अगर फायदे वाली चीज़ें हैं तो आप क्रेडिट करते हो, और नुकसान होता है तो आप डेबिट करते हो। तो अगर नुकसान ज़्यादा है फ़ायदा कम है तो नेट लॉस आएगा, अगर फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान कम है तो आपका एक तरीके से प्रॉफिट आएगा। तो उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ये ध्यान रखना। अब सर एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, सिंपल है। इसका जनरलिटीज़ में अगर आपको बेसिक चीज़ें आती है, जनरलिटीज़ का रूल क्या होता है 11th क्लास में सीखना था। एसेट्स इंक्रीज तो उसे डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट करते हैं, ये मॉडर्न रूल था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स को 5 हिस्सों में बांटा गया है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है जी। लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम इंक्रीज होता है तो आप क्रेडिट करते हो, डिक्रीज होता है तो आप डेबिट करते हो। तो एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ है तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करोगे, क्रेडिट किसे करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसलिए क्रेडिट करा ना रिवैल्यूएशन, तो एसेट्स इंक्रीज है तो इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। एसेट डिक्रीज है तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो रिवैल्यूएशन में आपने डेबिट करा टू एसेट्स। इसका उल्टा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज करा है तो लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी। और अगर आपने लायबिलिटी डिक्रीज करा है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर रहे हो, ये होता है फंडा, ठीक है। तो इसे रटना मत, आप जनरलिटी से समझना। और आगे इसकी जनरलिटी दिया हुआ है, देखो ये रूल ऑफ गोल्डन रूल बताया हुआ है मैंने, गोल्डन रूल आपको बताया हुआ है, क्या रूल ऑफ जनरलिटी। तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेज, अगर डेबिट, इसका बैलेंस डेबिट होता है, अगर इंक्रीज प्लस करना है तो डेबिट करो, डिक्रीज करना है क्रेडिट। और लायबिलिटी, इनकम, गेंस, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इंक्रीज करोगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, डिक्रीज तो डेबिट। तो अगर एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट डिक्रीज तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लायबिलिटी इंक्रीज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटी डिक्रीज है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और एक अनरिकॉर्डेड होता है, अनरिकॉर्डेड ऑफ एसेट्स का मतलब एसेट इंक्रीज ही होता है, अनरिकॉर्डेड ऑफ लायबिलिटी का मतलब अनरिकॉर्डेड का मतलब भी इंक्रीज होता है। अब सिंपल वर्ड में समझो, अनरिकॉर्डेड का मतलब सर इंक्रीज, इसका मतलब है ना पहले से कोई था नहीं, अब जो है एक तरीके से क्या हो गया है, अचानक से वो एसेट्स या लायबिलिटी आ गया हमारे पास, तो इंक्रीज हो गया एसेट्स भी और लायबिलिटी भी। तो जो एसेट लायबिलिटी इंक्रीज होने की होती है वही अनरिकॉर्डेड की होती है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस बचेगा रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट बचा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, लॉस बचा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिक्स कैपिटल होगा तभी करंट होगा, अदरवाइज तो कैपिटल अकाउंट होता है फ्लक्चुएटिंग में। इसकी गारंटी एक जगह पे लिख दिया, एसेट इंक्रीज, एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट डिक्रीज, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, लायबिलिटी इंक्रीज, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट टू रिवैल्यूएशन, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। ये ध्यान से देखो, अनरिकॉर्डेड वाला इंक्रीज इन एसेट्स की तरह है और लायबिलिटी इंक्रीज इन की तरह ही लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस के केसेस में, ठीक है। तो ये जनरलिटीज भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट ध्यान से देखो जी, कैपिटल अकाउंट नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है, ये नॉर्मल मतलब एडजस्टमेंट वाला नहीं, एडजस्टमेंट वाले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना है, सी का तो बैलेंस बीडी होएगा नहीं क्योंकि न्यू पार्टनर है। फिर जो भी रिजर्व आपको ओल्ड रेशियो में बांटा है, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला है लायबिलिटी साइड का, उन सबको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और यदि वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एज पर टर्म्स एंड कंडीशन बोला है, उसके क्लेम या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे।
फिर उसके बाद है क्या, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इधर पे लिख दो क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन का लॉस है तो आप डेबिट साइड में लिख दोगे। गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो में, अगर कोई पुरानी गुडविल ओल्ड रेशो में, और प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल का पैसा लेके आएगा वो आएगा न्यू पार्टनर का बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। अगर कोई लॉस है बैलेंस शीट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, बस। और लास्ट में बैलेंस सीडी आ जाए। इतना ही है कैपिटल अकाउंट में, और कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। और जो सीडी आ जाता है वही न्यू बैलेंस शीट में हमें लिखना होता है। तो बैलेंस शीट क्या होगा, जो सीडी आएगा वही यहाँ पे लिख दो, और बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर देना है। कैश के बैंक के बैलेंस में भी प्लस माइनस हो जाता है, जितना भी प्लस माइनस करते हो आप। इसका ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप बुक से कर लेना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो एक करा देते हैं, पानी पी लेते हैं, 1 सेकेंड दो ब्रेक। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55 आपकी बुक का। ये क्या कह रहा है, अमित अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 एज फॉलोज। सन्डी क्रेडिटर्स रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट, जैसी रिजर्व दिया ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैश इन हैंड, कैश बैंक, सन्डी क्रेडिटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। Ankit is admitted as a partner on the date of balance sheet on following terms. Ankit will bring 1 lakh as its capital and 60,000 as his share of goodwill. 1/4 of shares in profit. तो एक 1/4 के लिए आ रहा है गुडविल और शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल का भी पैसा लेके आ रहा है न्यू पार्टनर। मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक टू बी फाउंड ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ऑलरेडी ज़्यादा है, हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। फिर है क्या आपका, जर्नल रिजर्व विल बी कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ रिकमेंडेड। अब इसमें ना ये वाला पॉइंट एक नया है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रख लेना, ये न्यू पॉइंट है। इसने बोला जो ये जर्नल रिजर्व है ना, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कुछ नहीं कहता तो डिस्ट्रीब्यूट करते कैपिटल में, लेकिन इसने बोला नहीं है, ये कह रहा है कि कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू टू बी अपीयर इन दी न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, यानी न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्रिएट करना है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, यानी अनरिकॉर्डेड का मतलब क्रेडिटर्स को आप क्या कर दो, बढ़ा दो। अनरिकॉर्डेड है क्रेडिटर तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा 1,000 से। आई कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब देखो जी रिवैल्यूएशन में कैसे होएगा, तो सुन, तो यहाँ पे क्या बोला था, मशीनरी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, तो मशीन की वैल्यू है 1,20,000 हो गया तो 20,000 से इंक्रीज। बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%, 1,50,000 का 5%, 10% क्या होता है, सॉरी 15,000। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह रहा है 5%, तो 5% से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना दो। 60,000 का 5%, 3,000। क्रेडिटर्स 1,000 का है, तो क्रेडिटर्स जो है 1,000 से क्या हो रहा है, ये देखो प्रोविजन हो गया। क्रेडिटर्स कह रहा है 1,000 से आप क्या कर दो, इसको बढ़ा दो क्योंकि अनरिकॉर्डेड है। और स्टॉक के बारे में बोला था ओवर वैल्यूड है, तो स्टॉक आपका 4,000 से घट जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो क्या है जी, 2:1, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में अपने को बांट दिया है। यहाँ पे ओल्ड रेशो 2:1 ओल्ड रेशो था, इसमें हमने बांट दिया, राइट। अब जैसे ही यहाँ बांटा, अब अगर कैपिटल बनाना है तो ये सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 18, सॉरी ये जो रिवैल्यूएशन का है 18 और 19। बैलेंस बीडी लिख दिया हमने यहाँ बैलेंस शीट से। इसके अलावा कैपिटल और गुडविल आया है, तो यहाँ पे देखो जी बैलेंस बीडी और रिवैल्यूएशन का अमाउंट लिख दिया। फिर बैंक के थ्रू पैसे लेके आया, बैंक या कैश लिख सकते हो, ये कैपिटल का लेके आया है। सर यहाँ पे लिख दो जी, ये कैपिटल का पैसा लेके आया है। और प्रीमियम फॉर गुडविल आया, तो इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आप निकाल लोगे, ठीक है जी। सैक्रिफाइसिंग रेशो वही ओल्ड वाला ही आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है 3:2 है ना, और ये 1/4 के लिए आया, तो वही ओल्ड रेशो हो जाएगा। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो लिख लेना, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है 2:1 में हमने बांट दिया, ठीक है। उसके अलावा रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट आ गया। कैपिटल, अब यहाँ पे देखना जर्नल रिजर्व, अब देखो इसकी एंट्री अलग से होगी। ये जो बोला था ना जर्नल रिजर्व 12,000 को एज इट इज़ अपीयर करना है, तो इसके लिए हमें गेनर टू सैक्रिफाइजर वाला एंट्री पास करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री। तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनर कौन है, न्यू पार्टनर, और सैक्रिफाइजर कौन है, अंकित और अनिल। तो इसमें ना आपको एक अलग से एंट्री यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये जो अंकित करेंट अकाउंट है ना और अमित कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, ये जो 12,000 है इंटू 12,000 इंटू कितने रेशो, तो ये आ कितने के लिए रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। तो जितने के लिए न्यू पार्टनर आएगा उसको गेन हुआ है 1/4 का, तो 1/4 इंटू कर दो जी यहाँ पे 12,000 इंटू 1/4,
और इसके करेंट अकाउंट को आप करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी करेंट अकाउंट को करना है, करेंट अकाउंट को, अदरवाइज आंसर टैली नहीं आएगा। ठीक है जी। तो जब भी इस टाइप से बोलेगा आपको करेंट अकाउंट करना है। तो ये आ गया आपका कितना 3000, और इस 3000 को सैक्रिफाइस किस में करा है, तो 2:1 रेशो में, सैक्रिफाइजिंग 2:1 है, जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइजिंग होएगा। तो 3000 को 2/3 और 3000 को 1/3 करोगे तो 2000 और 1000। तो कैपिटल में भी ये वाली चीज़ आएगी, क्योंकि जेनेटिक्स भी मैंने आपको बना दिया है, इसमें बोला नहीं था। तो ये 2000 1000 बाय अंकित कैपिटल की जगह पे यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखना, अंकित करेंट अकाउंट, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा। तो बैलेंस शीट ही आ जाएगा टोटल, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं कैपिटल का। और बैलेंस शीट बनानी है तो ये भी मैंने बना दिया है। अंकित का करेंट अकाउंट 3000 एक्स्ट्रा आएगा, ये जो कि बच्चे भूल जाते हैं। उसके अलावा कैश है, इसमें यहाँ लिख दिया। बाकी चीज़ें हमने बैंक से करा तो बैंक में प्लस माइनस किया, कैश के थ्रू करते तो कैश में प्लस माइनस करते। जो पैसा कैपिटल और प्रीमियम का लेकर आता है उसको बेसिकली प्लस करते हैं। अगर कोई प्रीमियम फॉर गुड विथड्रॉ करेगा तो भी आप माइनस करोगे, प्लस नहीं। डेटर्स है उसका प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट डेट्स, स्टॉक की वैल्यू आ गई, न्यू वाली मशीन की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, क्रेडिटर्स ये 1000 से बड़ा था। जनरल रिजर्व एज इट इज़ रहेगा। देखो जी, ये इंपॉर्टेंट था ना कि भाई जनरल रिजर्व की हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, उसने बोला जनरल रिजर्व रहने देना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, तो इसको स्टार लगा लेना, ये क्यों आया। इसके अलावा कैपिटल, जो नया वाला कैपिटल आया है वो लिख दिया, तो बैलेंस शीट टोटल हो गया। इसकी जेनेटिक्स मैंने पास करके बता दी है, बिल्डिंग का और मशीन अप्रिशिएट हुआ है, रीवैल्यूएशन। उसके अलावा रीवैल्यूएशन का जो लॉस प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, और करंट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, जनरल रिजर्व के लिए। ये रीवैल्यूएशन का क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट है। डेबिट का मतलब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में हमने बांटा है, ये ऑलरेडी रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऊपर हमने बनाया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कौन सा 55। इसमें मैंने जनरल भी बता दिया, रीवैल्यूएशन भी, कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी, एक ही क्वेश्चन में सारे मैंने करा दिए। अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखना, इसमें क्या होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सुनो। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनता है, बैलेंस शीट सेम बनता है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेम बनेगा, बस उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। क्या, कैसे, सुनो। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है, जो न्यू पार्टनर आया है ना, उसका जो कैपिटल है और ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है, तीनों पार्टनर का कैपिटल जो न्यू रेशो है ना, उस रेशो में होना चाहिए, उस न्यू रेशो में। समझना जरा, यहाँ पे समझा देते हैं आपको, सुनो, 2 मिनट टाइम दो मेरे को। ये देखो, अगर ये ओल्ड पार्टनरशिप है, ए और बी, ये दो पार्टनर है 1:2, इन्होंने लगा रखा है 20,000 और 20,000 रुपये। अब मिस्टर सी एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए, न्यू रेशो 1:1:1 हो जाता है, और ये जो ला रहा है वो मान लो 10,000 रुपये ला रहा है। ठीक है जी, ये 10,000 रुपये ला रहा है। ओके, तो 1/3 के लिए 10,000 ला रहा है। अब एडमिशन कर लिया तो न्यू रेशो 1:1 है ना, 1:1:1। अब तीनों का जरा कैपिटल देखो, 20,000 20,000 और 10,000, 20,000 20,000 10,000, 10 20 20। क्या इस रेशो में है इसकी कैपिटल? नहीं है। और अगर इसमें कुछ प्लस माइनस भी करोगे तो मान लो इसका 15,000, इसका 22,000, इसका 10,000 आ गया, तो इसका जो कैपिटल है वो रेशो में नहीं रहता। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है, जो ये रेशो है ना, इसी रेशो में कैपिटल करो सभी का, ऑन द बेसिस ऑफ या तो न्यू पार्टनर या जो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे 10,000 है, तो सभी पार्टनर का 10,000 कैपिटल होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, या तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे या ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। तो देखो, तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब जो नया कैपिटल, जो कैपिटल का सीडी होगा, जो कोई नया बैलेंस शीट में लिखना है, उस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर या ऑन दी बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर में दो चीज़ें, एक प्रोपोर्शनल बोलेगा और एक बोलेगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन होएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखो जी क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन नंबर है 82 में, ये जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, 82 वाला आपके बुक में मिलेगा, 82 मिलेगा, या फिर यहाँ पे देख लो 82 है आपकी बुक में। क्वेश्चन अलग हो सकता है ऊपर नीचे, ये पुराना क्वेश्चन है। देखो 82 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक्चुअली में 2019 में ये एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 में इस टाइप से आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी कौन है, न्यू पार्टनर है, बाय ब्रिंगिंग एंड पेइंग कैश एज द केस में बी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सी का मतलब है न्यू पार्टनर के बेसिस पे आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करो। एक क्वेश्चन 82 के बाद 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 भी है, ये भी आपका 83 भी है,
2019 के एग्ज़ाम में आया है, 2019 दिल्ली CBSE बोर्ड। इसमें क्या कह रहा है, ये लास्ट लाइन पढ़ो, ये लास्ट वाली लाइन कह रहा है सोनी विल ब्रिंग, सोनी न्यू पार्टनर है, सलोनी न्यू पार्टनर है, और ओल्ड पार्टनर कौन से हैं, ये हैं आपके ओल्ड पार्टनर रमन एंड रोहित। सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हमें नहीं पता वो कैपिटल कितना लगेगा, कह रहे प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आओ, उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आओ, तो हमें खुद निकालना पड़ेगा, राइट। और एक क्वेश्चन और है जिसमें कैपिटल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड वाले पार्टनर्स पे बोलेगा वो, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बोलेगा, ये नहीं है, एक और भी क्वेश्चन है वो दिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, पहले क्वेश्चन समझो। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, देखो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चेंजेस करना है, कैसे, बैलेंस BD तो सेम रहेगा, रिजर्व जो होगा वो रहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें सेम रहेगी, कैश टू कैपिटल ये भी सेम रहेगा, फ़र्क ये है प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो भी सेम रहेगा। यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे जो बैलेंस CD है ना, ये आपको वर्किंग नोट से निकालना है, बैलेंस CD। और जब आप बैलेंस CD वर्किंग नोट से निकालोगे तो यहाँ पे कुछ कैश और कुछ बैंक का बैलेंस आएगा, कैश या बैंक कभी कभी वो करंट में भी बोलेगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा ना ABC, तो तीनों में से कई बार 2 इधर आ गया, कई बार 1 इधर आ गया, कई बार इधर 1 आ गया, बाकी का 2 इधर पे आ गया, तो डिफरेंस को कैश या बैंक या करेंट अकाउंट के थ्रू करना है, और उसका जो है बैलेंस शीट में इधर वाले को इधर लिखना है, बैलेंस शीट में इधर वाले को इधर, इस टाइप से लिखना होता है। उल्टा बोल दिया मैंने, इधर पे करंट आएगा तो इधर ही लिखना है बैलेंस शीट में, और ये इस तरफ में वो बैलेंस शीट में अलग से लिखना है, इधर वाले को बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है, और इधर वाले को बैलेंस शीट में लेफ्टी साइड में लिखना है। जैसे ये बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट का लेफ्टी साइड में लिखते हो, वैसे इधर वाले को और ये एसेट साइड में जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ये आपको इसका सॉल्यूशंस करा देते हैं, देखो इसी में से 82 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बैलेंस शीट है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर है, कौन सा AB, ओल्ड रेशो पूरा पढ़ा देता हूँ, कैपिटल दोनों की दी हुई है, क्रेडिटर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी है, कंपनसेशन भी है, और कंटीजेंसी रिजर्व भी, कंटीजेंसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कैश है, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन फॉर आउटलेट, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्लान मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। नीचे कह रहा है C एडमिटेड एज न्यू पार्टनर बॉट 64,000 एज कैपिटल एंड 15,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया है, थैंक गॉड, निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कह रहा है C एडमिशन फॉलोइंग अग्रीड अपॉन, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड 5%, प्रोविजन फॉर आउटलेट्स 2,000 का है, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग वैल्यूड बाय 1,60,000। ये वाला मेन पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का 5 नंबर, इसके लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, C कौन है, न्यू पार्टनर है। तो यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन आप तो बना ही लोगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, आपने बांट दिया। अब कैपिटल में सुनो, ओहो कैपिटल में यहाँ पे गड़बड़ हो रखा है, चलो इसका कैपिटल छोड़ो, इसका देखते हैं। प्रोपोर्शनेट वाला बोला है, सब चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे देखो कैपिटल है, वर्कमैन कंपनसेशन, क्रेडिटर्स, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, सलोनी। यहाँ पे मेन इस वाले पॉइंट को समझाना चाहता हूँ मैं। देखो सलोनी विल ब्रिंग 42,000 गुडविल प्रीमियम का प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला बोला हुआ है। अब यहाँ पे भी ये जो है ना, ये भी चलो समझा ही देता हूँ। देखो कैपिटल में करना क्या है, मेनली न्यू पार्टनर के बेसिस पे बोलेगा ना, तो पहले आपको वर्किंग नोट समझना ये। तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालना है हमें, न्यू पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल करना है। तो C का कैपिटल कितना है 64,000, जो भी पुराना क्वेश्चन था। उसकी रेशो कितनी है 2/10 के लिए आया है, 2/10 इसका न्यू रेशो जो था ना 532, तो C का कितना हो गया 2/10। तो 64,000 को डिवाइड कर दो 2/10 से, या 64,000 को 10/2 रिवर्स कर दो, एक ही बात होती है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो ये आगे चल के रिवर्स होता है। तो 64,000 को 2/10 करोगे तो 3,20,000, दिस इज कॉल्ड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इसी के बेसिस पे ये न्यू फर्म की कैपिटल है, तो जो न्यू रेशो आया ना उस रेशो में आप इंटू कर दो, तो ये तीनों का न्यू कैपिटल आएगा, यही आपका बैलेंस CD हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बैलेंस CD में कैपिटल में देखो बैलेंस CD जो है ये वर्किंग नोट से बना के लिखा है, और जो डिफरेंस है बाय कैश टू कैश यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप बैलेंस शीट में करोगे तो वही इसकी कैपिटल जो हमने CD निकाली वो आएगा, बाकी चीज़ें आप लिख लोगे। और अगर प्रोपोर्शनेट बोलता है तो कैसे करते हैं, वर्किंग नोट मेन बनाना सीखना है। प्रोपोर्शनेट बोलेगा तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ रमन एंड रोहित, ठीक है जी, रमन एंड रोहित। देखो जी प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, ये बोला ना ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है, ऑन दी क्या है प्रीमियम गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनेट बोलेगा तो जो रमन एंड रोहित है ओल्ड पार्टनर, उसकी कैपिटल निकालो आफ्टर एडजस्टमेंट्स। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब ये जो कैपिटल में ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद आता है। बैलेंस BD लिखा,
प्रीमियम लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सारे बैलेंस शीट करके अलग अलग दिया हुआ है। तो ये एक तरीके से आएगा, ये इन सबको प्लस कर लो और इसको माइनस करके आएगा, तो वो आ जाएगा आपका कितना, ये आएगा 161 और 1,02,400, ये टोटल आ गया। तो ये जो टोटल आया ना, अब जरा एक बात बताओ, न्यू रेशो कितनी है, न्यू रेशो है 645। अब ये जो है सी है 5/15, राइट, 5/15 है, तो 5/15 जो है, तो ये तो न्यू पार्टनर का है, तो इन दोनों का मिला के कितना है, 10/15 है, और इन दोनों की कैपिटल कितनी है, 2,64,000। तो इसमें भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे, 2,64,000 डिवाइडेड या रिवर्स कर लो जो इन दोनों पार्टनर का बैलेंस वाला रेशो है, तो 15/10, तो इसलिए 3,96,000, और 396 आया। तो अब आप सलोनी का 5/15 निकालो, सिर्फ सलोनी का निकालना जब भी प्रोपोर्शनेट बोलेगा तो, क्योंकि सलोनी के बारे में बोला हुआ है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगी, राइट। तो ये आपका सलोनी का हो जाएगा, यहाँ पे आप सलोनी का लिख दोगे कि इतनी कैपिटल 1,32,000 लेके आएगी, बाकी सीडी वही रह जाएगा इसमें। तो इसमें सीडी क्या होता है, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग नहीं होता, जो सीडी आया वही सिर्फ प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसका आएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। प्रोपोर्शनल कैपिटल और कंबाइंड कैपिटल बोलेगा तो भी वही है, ओल्ड पार्टनर का टोटल कर दो और वो उसकी कंबाइंड कैपिटल हो जाएगी, और उसका रिवर्स करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर रिवर्स नहीं करना है, कंबाइंड कैपिटल में सिर्फ जोड़ देना है। कंबाइंड कैपिटल में क्या करना है, देखो जी, जब अगर कंबाइंड कैपिटल बोलेगा ना, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, उस केस में करना क्या है, ये जो कंबाइंड कैपिटल आया ना, तो इसी का ये जो 5/15 है, 5/15 करके और सलोनी का निकाल देते हिस्सा, ये रिवर्स करके नहीं निकालते। प्रोपोर्शन में उसको प्रोपोर्शन करके कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना होता है, फिर सलोनी का हिस्सा, और कंबाइन बोलेगा तो इसी का इंटू करके सीधा सीधा सलोनी का हिस्सा आ जाता। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर पे प्रोपोर्शनेट और कंबाइंड कैपिटल होता है। तो ये होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये आपका था, बस मैंने क्वेश्चन अलग से करा दिया, तो पूरा चैप्टर्स मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कोई मुश्किल नहीं है, बाकी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करो। प्लेलिस्ट में चले जाओ आप, वहाँ पे चैप्टर 4 के सभी टी एस अग्रवाल सर के बुक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है, तो वहाँ से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन लोग को कोई भी डाउट है, दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कुछ भी पूछना हो। ये सेम PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। जो लोग चैनल पे नए हैं आप सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो या फिर टी एस अग्रवाल के बुक का सॉल्यूशन जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इकोनॉमिक्स वाले और BST का भी रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप जो है रिवाइज कर सकते हो अपना पूरा का पूरा बुक, और अपनी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो सेल्फ स्टडी, घर बैठे, कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं। कोई भी डाउट होगा, आप व्हाट्सअप नंबर भी है नीचे, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं।